गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीके कुशवाहा पुनः एक बार आपका यार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा एडवांस जीएस का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। अभी तक हमने 8 सेट प्रैक्टिस किया है। आई होप कि आपने जो 8 सेट प्रैक्टिस वास्तव में किया होगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो आपने नोट किया होगा। अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो जो एक्स्ट्रा सेट मारते हैं, एक्स्ट्रा बुक लेकर के सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं या मार्केट में मिलते हैं, बना के देखिएगा। हर सेट में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो रहा होगा, मैच कर रहा होगा पक्का। तो सोचिए 8 सेट में स्थिति है तो 20 सेट में क्या होगा। मेरा भाई, मैं आपको वादा करता हूं कि 20 सेट पूरा पढ़ने के बाद आपको हर सेट एग्जाम में भी बैठोगे तो कम से कम 20 क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ याद आएगा। तो 10 घंटे में 20 क्वेश्चन आपको मैच कर रहा है, और क्या चाहिए यार। उसके बाद आपने कुछ नहीं पढ़ा अपने लिए। तो 20 क्वेश्चन वो होंगे जो कंफ्यूजन वाले होंगे। रिजल्ट के लिए 1 नंबर काफी है, तो 20 प्लस हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मेरे जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। आप एक्स्ट्रा भी पढ़िए, लेकिन इसको मैच करा के देखिए, काफी सहूलियत होगी आपको। ठीक है, तो अगर जो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, और वहाँ पे मेरा टोटल वीडियो अवेलेबल है सेट 1 to 10 8 तक। आज 9 आप लोग के पास प्रोवाइड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से उसी प्रकार से हम सेट मारेंगे। 5-5 क्वेश्चन का सेट होगा, 1 by 1 अपना नंबर कमेंट प्लीज कीजिए। क्या होता है, कम नंबर आए क्या दिक्कत है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, कंपटीशन मतलब कंपटीशन। ठीक हो। तो सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है। ध्यान दीजिएंगे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई एडवांस सेट है। तो सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है, इमोशन में नहीं, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े देन सॉल्व करें। ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चलिए, आयोग मार दिए होंगे। चलिए, ऋग्वेद जी नहीं, गलत है, अथर्ववेद। आयुर्वेद का उद्गम बोला गया है, उत्पत्ति तो अथर्ववेद। और आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, न कि उससे उत्पत्ति हुआ है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। याद रखेंगे अच्छे से चीजों को। आयुर्वेद किसका? ऋग्वेद का उपवेद चल रहा है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? चारों का अपना अपना एक उपवेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद उपवेद है। और अथर्ववेद का शिल्प वेद, शिल्प वेद। और सामवेद का शाम किससे संबंधित है? म्यूजिक से संबंधित है आपका गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। तो ध्यान देंगे, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम, दवा आयुर्वेद पूछा गया है। दवा की उत्पत्ति, आयुर्वेदिक दवा की उत्पत्ति का उद्गम कहां से हुआ है? तो अथर्ववेद से हुआ है। लेकिन पूछा जाता कि आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, सामवेद का गंधर्ववेद। ऐसे यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। जल्दी। तो चलिए, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा, चलिए क्लियर कर देते हैं। वारेन हेस्टिंग्स क्लियर कर लीजिए। वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग लगा था। और लॉर्ड वेलेस्ली को क्या कहा जाता है? सहायक संधि के जन्मदाता, और अपने आप को क्या कहते थे? बंगाल का शेर। चलेगा क्वेश्चन। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन था? हर्षवर्धन की बात चल रही है, तो किसका अंकन था? गौतम बुद्ध, सूर्य, लक्ष्मी, शिव पार्वती। जल्दी मारेंगे। तो हर्षवर्धन के गौतम बुद्ध आंसर ए होंगे। और लक्ष्मी किसका? जल्दी बताएंगे। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर क्या था? लक्ष्मी का चित्र था। और हर्ष के सोने के सिक्के पर किसका? गौतम बुद्ध का। आगे चलेंगे। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा चलाए गए, प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? सीधा और पैबोस चलाए थे बलबन ने, तो उसको समाप्त किसने किया जो बताइए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चलिए क्लियर।
तो शाहजहां ने समाप्त किया। सीधा को शुरू किया तो झुक के प्रणाम करते थे लोग पैरों में। चलिए, तो समाप्त किसने किया? शाहजहां ने। शुरू किया किसने किया था? बलबन ने। और जहांगीर क्या समाप्त किए? तंबाकू का उपयोग, तंबाकू पर प्रतिबंध, तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया? जहांगीर ने। और संगीत पर, गीत संगीत पर प्रतिबंध किसने लगाया? औरंगजेब ने। यहां था सीधा किसने समाप्त किया? शाहजहां। आंसर शाहजहां हो जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने। क्योंकि जहांगीर तंबाकू खाकर नशा में गिर गए थे, गुस्से में क्या कर दिए? तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिए। मजाक कर रहे थे, लेकिन याद रखिए ऐसे। औरंगजेब संगीत पर, संगीत प्रेम नहीं था औरंगजेब जी, ये संगीत दोनों पे। चलिए, रूट नोट किस फसल की बीमारी है? जल्दी बनाएंगे। रूट नोट किस फसल की बीमारी है? आलू, टमाटर, केला, कपास। जल्दी। तो रूट नोट टमाटर का है, केला का कौन है? बंकी टंग, केला की बीमारी है। आलू की अगाती, अगाती पछाती, सब इसी का है। झुलसा रोग, इसको मोजाइक रोग भी कहते हैं, वायरस से होता है, टीएमवी। तो चलिए, और मोजाइक रोग टमाटर में भी होते हैं, तंबाकू में भी होते हैं। और कपास का कौन सा है? कपास में ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म किसका है? कपास का है। पैराबिल्ट, पैराबिल्ट किसका है? कपास का है। तो ध्यान देंगे, यहां पे क्वेश्चन था रूट नोट किसका है? फसल का। टमाटर की बीमारी है। और आलू की अगाती, पछाती, झुलसा या मोजाइक रोग सब किसमें है? आलू में। केला में बंकी टंग का उपनाना पूरा नाम होता है। कपास में ब्लैक आर्म या पैराबिल्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? बनाएंगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? जल्दी। करनाल, लखनऊ, कानपुर, बरेली। क्या हो जाएगा? करनाल? ये नहीं, बरेली होगा। बरेली में कहां? इज्जत नगर। जो यूनिक ऑप्शन में इज्जत नगर आए, इज्जत नगर तो ठीक है ना, तो इज्जत नगर कहां है? बरेली के अंतर्गत आते हैं। कानपुर में दाल, चीनी अनुसंधान केंद्र कहां है? कानपुर में है। लखनऊ में 20 अनुसंधान केंद्र लखनऊ। और करनाल में डेयरी, डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, 20 अनुसंधान केंद्र लखनऊ। दाल और चीनी, दाल चीनी नहीं, दाल अलग और चीनी अलग, दाल और चीनी अनुसंधान केंद्र दोनों कहाँ है? कानपुर में। और यहाँ पे था भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बरेली। और बरेली नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? इज्जत नगर रहेगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है उसको प्लीज नोट करते जाएं। और आने वाले एग्जाम में आपको पक्के बात है कि दिखाई देंगे आंसर, टेंशन नहीं लीजिएगा। ऐसे तो जाते हैं लोग तो खाली क्वेश्चन दिखाई देते हैं और बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि 100 में 80 बना के आए हैं और नंबर पता चलता है रिजल्ट आया ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंटली डूबता है। सो प्लीज अच्छे से पढ़ के जाएं, ज़्यादा ना बोलें, एग्जाम से बाहर निकले तो जितना सही बनाए वही बनाए। रंगने के लिए क्या है? 100 को रहता है ऑप्शन है, रंगने में क्या जाता है? लोग 100 में 80 90 रंग देते हैं, बोलते हैं 90 बनाया रिजल्ट नहीं आया। ऐसा थोड़ी होता है यार, 90 बनाया रिजल्ट नहीं आएगा। 70 में तो रिजल्ट फेंकना शुरू हो जाता है, 60 65 पे आ जाता है रिजल्ट। अब 90 बनाया रिजल्ट नहीं है तो जो मन जो रंग दीजिएगा तो थोड़े ना आएगा। अच्छे से पढ़िए, थोड़ा बाहर आके हल्ला खाली नहीं कीजिए कि हमें करिए कि ये रिजल्ट आते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, क्योंकि जो सही बना के आते हैं बोलते बाहर नहीं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, सुवर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक। जल्दी, काफी फेमस उपन्यास है ये दुर्गेश नंदिनी।
चलिए इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं, इन्होंने ढेर सारे बुक लिखे हैं। सबसे बड़ा तो गीतांजलि देखे ही है, गीतांजलि जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद गोरा काफी फेमस है। उसके बाद पोस्ट मास्टर, फिर है मास्टर साहब, एक और इनका है काबुली वाला। आप क्लास 4 में पढ़ेंगे तो काबुली वाला आया, वहां पे था, इन्हीं का लिखा हुआ है, काबुली वाला इन्हीं से प्रेरित था वो कहानी। और बाल गंगाधर तिलक ने भी अच्छी बुक लिखी है, गीता रहस्य, काफी फेमस बुक है गीता रहस्य, द ओरियन इनका बुक है। ठीक है, तो देख सकते हैं दुर्गेश नंदी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, गोरा, पोस्ट मास्टर साहब, काबुली वाला सब किनका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और गीता रहस्य, द ओरियन किनका है? बाल गंगाधर तिलक का। ऐतिहासिक बुक आते हैं एग्जाम में और आपको पढ़ना चाहिए, ये सब नोट करके रख लीजिएगा और रखिएगा मत, बार बार बीच में इसको देखते रहिएगा, याद रहेंगे। क्योंकि जीएस ऐसा चीज होता है कि जितना जल्दी याद होता है ना, जितना टाइम बचता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। सो प्लीज इसको बार बार देखें, रिपीट करते रहें, सेट मारते रहे, सेट बनाते किसी भी राइटर का सेट बनाए तो आते रहे, रिपीट होते रहेगा, फिर कभी नहीं भूल पाइएगा। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क। जल्दी बताएंगे, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया है? चलिए तो आंसर क्या होगा? लैमार्क। डार्विन नहीं, डार्विन प्रथम बार पूछा गया जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था। डार्विन विकासवाद दिए थे, जैव विकासवाद इन्होंने दिया था। जैव विकासवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया था? डार्विन ने। इसलिए जैव विकासवाद का पिता भी कहा जाता है किनको? चार्ल्स डार्विन को ही कहा जाता है, क्योंकि जैव विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, इसलिए जैव विकासवाद का पिता। लेकिन यहाँ पे बोला गया था जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क। काफी क्लोज क्वेश्चन है और काफी क्लोज आंसर है यहाँ पे, तो चीजों को समझें अच्छे से। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव। जी महान्यायवादी जो होते हैं, बढ़ गया आंसर, ठीक, मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। महान्यायवादी नागरिक सेवा में नहीं आते हैं। आगे, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है, चलिए कितना है? 10, 12, 20, 22, चलिए 22% है। जल विद्युत का कितना है? 22% है। लेकिन सबसे अधिक किसका है? तापीय विद्युत इनका लगभग 60% से ऊपर ही, से भी अधिक योगदान किसका है? तापीय विद्युत मतलब समझ रहे, कोयले से जो विद्युत का निर्माण होता है वो। लेकिन यहाँ था भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल का कितना है? जल विद्युत का 22% है। सबसे अधिक बोलेगा तो तापीय विद्युत का 60% से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आपातकाल की घोषणा में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए कितने? आपातकाल की घोषणा में अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत की जानी चाहिए। ठीक है, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के लिए अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, जल्दी बताएंगे। तो जैसे आपातकाल की घोषणा की बात चल रही है तो राष्ट्रीय आपात ही चलता है यहाँ पे। राष्ट्रीय आपात कितना? तो उसके अंतर्गत कितना? 1 महीने के अंदर 352 के 2 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के बाद 1 महीने के अंदर संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्या?
1 महीने के अंदर में कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 352 के 2 के तहत। और 2 महीने की बात है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, 356 के 3 के तहत राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगती है तो अनुमोदन कितने दिन के अंदर? 2 महीने के अंदर। लेकिन आपातकाल, अंतर्राष्ट्रीय आपात की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? 352 के 2 के तहत 1 महीने के अंदर में होना चाहिए। काफी क्लोज है। जब राज्य में लगेगा राष्ट्रपति शासन तो 2 महीने के अंदर। किस अनुच्छेद के? 356 के 3 के तहत। और राष्ट्रीय आपात लगेंगे 352 के तहत, तो 1 महीने के अंदर आर्टिकल 356 के 2 के तहत। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। तीव्र अम्ल, तीव्र क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। मतलब हम लोग जब भी पढ़ते थे एसिड और बेस के बारे में चलते थे, तो यहां पे चल गया क्या? वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के बात चल रही है, तो कंफ्यूजन हो गया होगा। तो जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। वीक एसिड दुर्बल अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है। समुद्र जल से शुद्ध जल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? आप जानते हैं, लेकिन आजकल देख लीजिए क्या होता है। ऑप्शन में भी हिंदी नहीं है, आप हिंदी में जानते हैं, उसको इंग्लिश में कर दिया। लीजिए, फिल्ट्रेशन, इवोपोरेशन, डिसैलिनेशन, फ्रैक्शनल डिसैलिनेशन। हमारी अगर प्योर हिंदी मीडियम है तो हिंदी ही लिखा हुआ लेकिन इंग्लिश ही है, तो पकड़ नहीं पाओगे। चलिए, डिसैलिनेशन मतलब आशवन विधि, नाम सुने थे? आशवन हो गया। तो कुछ कुछ वर्ड होते हैं उनका इंग्लिश भी याद रखिए। और इसका क्या हो जाएगा? प्रभाजी आशवन। तो नहीं, हमको समुद्र जल से शुद्ध जल किस विधि द्वारा? आशवन विधि द्वारा, यानी डिसैलिनेशन के द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। बासिंग सोडा है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी बनाएंगे। हो गया। बासिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला। ये होता है, क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, 10 बाल्टी पानी डाल दिया, तब ना हाइड्रोकेट हो गया। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट पिछली बार दरोगा में आया है 2019 में ही। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में चूना पत्थर पूछ दिया था। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 मतलब चूना पत्थर। जितना आसान समझते हैं एग्जाम में, सब आसान ठंडा हो जाता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। इसलिए क्लियर करके जाएं। आसान किसी भी क्वेश्चन को ना आसान समझे ना किसी को टफ समझे, सबको बराबर वैल्यू दे। सभी क्वेश्चन अपने आप में महारत होते हैं। नहीं, सबको इज्जत से पढ़े तब तो एग्जाम में आपको इज्जत देगा क्वेश्चन भी, कि नहीं भाई अच्छे से पढ़ा था तो हम आंसर बन जाते हैं। और ऐसे इग्नोर करके निकलिएगा तो भी इग्नोर कर देगा एग्जाम में, यार क्या। सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा इसको कह सकते हैं। आगे, जल तरंगे होती है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, दीर्घवृत्तीय A और B, मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। चलिए, जल तरंगे दोनों उत्पन्न हो सकती है। और अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? साउंड जो आपका ध्वनि है, किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्ध्य। और सूर्य का जो प्रकाश यानी प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे छोटा पुष्प पादप है? रेफलेसिया, यह पादप पुष्प है, कोई दिक्कत नहीं है। रेफलेसिया, बुल्फिया, पॉलीएथनिया, नन ऑफ दीज। जल्दी बनाएंगे। सबसे छोटा पुष्प, कंफ्यूजन आ गया? चलिए दूर कर देते हैं। बुल्फिया है और रेफलेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ा याद रखते हैं तो छोटा भी याद रखिए। सबसे छोटा कौन? बुल्फिया, और सबसे बड़ा रेफलेसिया है। आगे चलते हैं। बी आंसर होगा इसका।
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र माना जाता है? भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र। हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेंडुला ऑब्लिंगेटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, सबके बारे में जानिए। भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र माना जाता है हाइपोथैलेमस को। सेरिबेलम क्या है? मध्य भाग होता है, मस्तिष्क का मध्य भाग होता है और इसका काम है शरीर का संतुलन करना, शरीर का संतुलन। कभी कभी देखते होंगे कि हल्का सा चोट लग जाता है, सर पे हल्का सा चोट लग जाता है तो क्या होता है? चक्कर टाइप क्या आएगा और गिर जाते हैं। इसी के कारण होता है, सेरिबेलम के कारण। कभी कभी चलते चलते देखते कि चक्कर आता है और अंधेरा छा जाता है, कुछ नहीं दिखाई जाएगा, गिर जाएगा। तो किसके कारण? सेरिबेलम में कोई ना कोई गड़बड़ी आ गई है। तो शरीर का संतुलन कौन करता है? सेरिबेलम। और सेरिब्रम में अंतर होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे अगला भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग ही है। और इसी को जितना आगे बढ़ा रहेगा इसी को कहा जाता है याददाश्त का केंद्र। याददाश्त का केंद्र जितना पढ़ने में तेज है ना, इसी के कारण है, सेरिब्रम के कारण। मेंडुला ऑब्लिंगेटा का ही भाग होता है हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या होता है? इसी में रहते हैं, ये सबसे पीछे होते हैं। हाइपोथैलेमस इसके अंदर होते हैं, सबसे आगे सेरिब्रम, बीच में सेरिबेलम और सबसे पीछे मेंडुला ऑब्लिंगेटा 3 भाग में होता है। तो इसमें देखते हैं तो हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन नियंत्रित ये करते हैं। उसके बाद एक और काम क्या करता है? श्वसन दर, श्वसन को नियंत्रित करते हैं। कभी कभी देखते होंगे कि हृदय 72 की जगह पर 78, 75, 110 भागने लगता है, धड़धड़ाने लगता है। और आप श्वसन दर भी कभी तेज कभी कम हो जाता है। किसके कारण? मेंडुला ऑब्लिंगेटा के कारण। पिछले भाग में होते हैं, मस्तिष्क के पिछले भाग में। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? पिछला भाग ही है, लेकिन पिछला भाग में क्या? मेंडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर होते हैं हाइपोथैलेमस, वो नियंत्रित करते हैं शरीर का संतुलन, सेरिबेलम। और याददाश्त का केंद्र सेरिब्रम, जो सबसे अगला भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। मेंडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है? हृदय की धड़कन और श्वसन दर को नियंत्रित करता है, याद रखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान में देश को किस नाम से परिभाषित किया गया है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंडिया, भारत, इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया। अब चलिए तो संविधान को खोल के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा भारत अर्थात इंडिया है। शुरू होता है भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, लिखा रहेगा उसमें। आगे चलते हैं। दोनों रूप में है, भारत और इंडिया दोनों में वर्णित हुआ है, लेकिन जहां लिखा हुआ वहां पे लिखा हुआ इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। 10 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पर संयोजन का प्रभावी मान क्या होगा? तो समांतर में जोड़ा जाएगा तो 4 ओम, 20 ओम, 5 ओम, 10 ओम। एक हल्का सा न्यूमेरिकल बार बार डाल रहे हैं, कोई इसमें दम है नहीं, फिर भी एक आ जाता है एग्जाम तो परेशानी हो जाती है। तो समांतर का क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाता है? समांतर में ही ना होता है 1/r1 प्लस 1/r2। बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा? 10 ओम का 1/10 प्लस 1/10, चलिए दोनों का एलसीएम 10 हो गया। कितना हो जाएगा? 2। कितना? 1/5 मतलब 5 ओम लिखते हैं। तो 5 ओम कहाँ है जी? ये। लेकिन यही बोल देता श्रेणी में समांतर है, श्रेणी क्रम में रहता तो जो जोड़ देते R1 प्लस R2, R इक्वल टू R1 प्लस R2। उस कंडीशन में क्या हो? 10 प्लस 10 बराबर 20 ओम हो जाता। श्रेणी क्रम में ये, समांतर क्रम में ये, तभी मेरे पास समांतर क्रम था तो इसलिए 5 ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में कितने हो जाते हैं? 20 ओम। चलिए, ग्रीन हिल किस देश में स्थित है? काफी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास से, ज्योग्राफी से लिया गया है, हल्का सा क्वेश्चन है, एग्जाम में दिखाई देते हैं, दिए भी थे पिछली बार दरोगा में जब बैठे थे लोग तो दिखाई दिए थे। 2019 में ही पीटी में भी यही क्वेश्चन दिखाई दिए हैं। वहां पे ग्रीन हिल्स के जगह पर ब्लू हिल्स थे और लोग भारत खोज रहे थे तमिलनाडु, तो ब्लू हिल्स नहीं है, ब्लू माउंटेन इसको कहा गया है। चलिए, तो ग्रीन हिल किस देश में स्थित है? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली। जल्दी मारेंगे तो चलिए, अमेरिका में ही है ग्रीन हिल, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, सब कहाँ है?
अमेरिका में ही है, याद रखेंगे। और ग्रीन हिल जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये अमेरिका के इंडियाना राज्य में स्थित है। इंडिया से इंडियाना बन गया। सोचिए अगर बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन कर दे कि इंडियाना राज्य किस देश में स्थित है या किस देश का भाग है इंडियाना राज्य, तो पसीना छूट जाएगा। तो इंडियाना राज्य में इंडिया खोजिएगा थोड़े ना, बहुत मन करेगा वेस्ट इंडीज मार दीजिएगा जी, नहीं। इंडियाना राज्य क्या है? अमेरिका में स्थित है और उसी में है कौन?